Let's improve English. Hi everyone, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। दोस्तों, इस वीडियो में फिर से मैं आपके लिए कुछ कमाल के सेंटेंसेस लेकर आया हूं। मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से उन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इसी तरीके से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे और आप कुछ ना कुछ नए से नया सीखते रहें। देखिए पहला सेंटेंस, कौन आया था यहाँ अगर राहुल नहीं आया तो। अरे भाई, बड़े कन्फ्यूजन में हैं हम। यहाँ पर राहुल नहीं आया तो आखिर कौन आया था? Who had come here if not राहुल? Who had come here? ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बना है। had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। Who had come here यानी कि यहाँ पर कौन आया था। if यानी कि अगर, if not राहुल यानी अगर राहुल नहीं आया तो कौन आया था यहाँ पर। Who had come here if not राहुल, अगर राहुल नहीं तो कौन आया था यहाँ पर। कम से कम एक हफ्ते में एक बार तो नहा लिया करो। हम कोई है जो ना बिल्कुल ही नहाता ही नहीं है, बहुत दिनों में नहाता है, हम उसे कहते हैं अरे कम से कम एक हफ्ते में एक बार तो नहा लिया करो। टेक अ बाथ एटलीस्ट वंस अ वीक। टेक अ बाथ का मतलब होता है नहा लेना, यानी कि नहा लिया करो। एटलीस्ट यानी कि कम से कम, वंस अ वीक यानी एक सप्ताह में एक बार, वंस अ वीक यहाँ पर वंस एक एडवर्ब का काम कर रहा है। वंस अ वीक यानी कि ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। किसकी फ्रीक्वेंसी को? नहाने की फ्रीक्वेंसी को। यानी कि ये बोल रहा है कि कम से कम एक हफ्ते में एक बार तो नहाना चाहिए ना आपको। टेक अ बाथ एटलीस्ट वंस अ वीक। अब जो कोई बिल्कुल ही नहीं नहाता है ना, उसे हम ऐसा कह रहे हैं, काम खत्म करके ही नहाऊंगा। अब कोई होता है जो बोलता है कि नहीं भाई, मैं तो सारा काम कर करा के, सारे काम को फिनिश करके तभी नहाऊंगा। तो उसके लिए हम क्या इंग्लिश बनाएंगे? हम बोलेंगे आई विल टेक अ बाथ ओनली आफ्टर फिनिशिंग द वर्क। फ्यूचर इंडेफिनिट है क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं जैसे कि नहाऊंगा यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर विल का यूज किया है। आई विल टेक अ बाथ यानी कि मैं नहाऊंगा। बात के साथ हम ए क्यों लगाते हैं पता है? क्योंकि बात है ना, एक्चुअली में एज अ नाउन यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, इसलिए अ लगाना यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है। आई विल टेक अ बाथ यानी कि मैं नहाऊंगा ओनली आफ्टर फिनिशिंग द वर्क यानी सिर्फ काम खत्म करने के बाद। अब मैं आपको बता दूं, ऐसा सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश में होता है। अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें ना, तो बाथ एक वर्ब भी होता है। अगर कोई कहे ना ही इज बाथिंग, तो वो भी सही हो जाएगा, वहां पर बात वर्ब का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर बात एक नाउन का काम कर रहा है। आई विल टेक अ बाथ ओनली आफ्टर फिनिशिंग द वर्क। तो ये जो ओनली आफ्टर है ना, यही इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सिर्फ उसके बाद, ओनली आफ्टर डूइंग समथिंग, किसी एक चीज को करने के बाद ही, ओनली आफ्टर फिनिशिंग द वर्क। यानी कि डायरेक्ट आपको सिर्फ सेंटेंस को ट्रांसलेट ही नहीं करना है, बल्कि समझना है अच्छे से कैसे ट्रांसलेशन हो रहा है, ताकि आप कई टाइप के सेंटेंसेस खुद ही बना सके। काश मैं नहा लिया होता। अब यार रिग्रेट हो रहा है, काश मैं नहा लिया होता। अब तो पानी भी नहीं है, कैसे नहाऊं? काश नहा लिया होता। आई विश आई हैड टेकन अ बाथ। तो हिंदी में जो हम इस तरह की बातें बोलते हैं ना, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, उसके लिए हम इंग्लिश में आई विश का यूज़ करते हैं। आई विश आई हैड, और वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर। आई विश आई हैड टेकन अ बाथ, फिर से बात के साथ ए आया है यहाँ पर। आई विश आई हैड टेकन अ बाथ, जैसे कि काश मैं उससे मिल लिया होता। आई विश आई हैड मेट हर, काश मैंने खाना खा लिया होता। आई विश आई हैड टेकन फूड। ये सही टाइम है उसे उसकी औकात दिखाने का। इस तरीके से ना आम बोलचाल में बोला जाता है गुस्से में, ये सही टाइम है उसे उसकी औकात दिखाने का। बहुत ज़्यादा ही बनता है ना वो, चलो उसकी औकात दिखाते हैं उसे। देखिए इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ एन opportune टाइम टू शो हिम हिज वर्थ, या फिर हिज स्टेटस। फिर से मैं आपको बता दूं कि एक बात को कहने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक तरीका मैंने आपको ये बताया है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि औकात के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, यानी तेरी औकात ही क्या है, औकात के अंदर खर्चा करो, ऐसा करो वैसा करो। इससे संबंधित मैंने काफ़ी सारे सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाना मैंने उस वीडियो में आपको सिखाया है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको बिल्कुल भी मेहनत ना लगे उस वीडियो को ढूंढने में। दिस इज एन opportune टाइम, तो यहाँ पर opportune एक एडजेक्टिव है। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है? टाइम के बारे में। यानी ये टाइम कैसा है? opportune टाइम है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर आपने सुना होगा अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर,
ऑपर्च्यून से ही अपॉर्चुनिटी बनता है, सो ऑपर्च्यून एक एडजेक्टिव है और अपॉर्चुनिटी एक नाउन बन जाता है। दिस इज एन opportune टाइम, यानी एक सुनहरा मौका है, मस्त टाइम है ये। किस चीज़ के लिए मस्त टाइम है? टू शो, दिखाने के लिए। किसे दिखाने के लिए? हिम, उसको दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? हिज वर्थ, यानी उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू, उसकी औकात, मतलब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं हिज स्टेटस। आपको समझना है कि हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। हमें इंग्लिश में अगर कुछ ट्रांसलेट करना है हिंदी से, तो हमें उसके इक्विवेलेंट इंग्लिश में कोई वर्ड ढूंढना पड़ेगा। तो वही मैं आपके लिए करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम हिंदी की बातों को अच्छी तरीके से इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एकदम सही टाइम पे आए हो, ऐसा हम कई बार बोलते हैं ना, एकदम सही टाइम पर आ जाता है कोई। एकदम सही टाइम पर आए हो। यू हैव अराइव्ड एट एन opportune टाइम। यहाँ पर फिर से मैंने इसी वर्ड का यूज़ किया है। opportune टाइम का मतलब होता है सुनहरा टाइम, सुनहरा मौका, एकदम सही टाइम। यू हैव अराइव्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। यहाँ पर थर्ड फॉर्म है यू हैव अराइव्ड। आप आ चुके हो, आप पहुंच चुके हो। कब? एट एन opportune टाइम, एकदम सही टाइम पर। उसने हाथ में क्या पकड़ा हुआ था? उसने हाथ में क्या पकड़ा हुआ था, इसे हम कह सकते हैं वॉट वॉज ही होल्डिंग इन हिज हैंड। अभी ये सेंटेंस मैंने किस लिए बनाया? ये वाला बताने के लिए। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसने अपने हाथ में क्या लिया हुआ था, क्या पकड़ा हुआ था। आई डिडंट पे अटेंशन टू दैट। सिंपल पास्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डिड का हमने यूज किया है। नेगेटिव सेंटेंस है, उसी में हमने नॉट को भी जोड़ दिया और शॉर्ट फॉर्म बनी डिडंट। एक्चुअली में ये डिड नॉट है। आई डिडंट पे अटेंशन। पे अटेंशन का मतलब होता है किसी चीज पर ध्यान देना। टू दैट, दैट यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये दैट किसके लिए आ रहा है? इस पूरी बात पर आ रहा है कि उसने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ था, क्या होल्ड किया हुआ था। वॉट वॉज ही होल्डिंग इन हिज हैंड, यानी उसने हाथ में क्या होल्ड किया हुआ था। इस बात को दैट रेफर कर रहा है कि मैंने तो उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। आई डिडंट पे अटेंशन टू दैट, यानी मैंने उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। चुटकी बजाना बंद करो। हम कभी कभी बच्चों को ऐसे बोलते हैं, वो चुटकी बजाते रहते हैं। कभी कभी तो बड़े भी बच्चे बन जाते हैं और ऐसे करते हैं। अगर हमें कहना है चुटकी बजाना बंद करो, हम कहेंगे स्टॉप स्नैपिंग योर फिंगर्स। फिंगर्स को स्नैप करने का मतलब होता है चुटकी बजाना। और चुटकी कैसे बजाते हैं वो तो शायद आपको पता ही होगा। स्टॉप स्नैपिंग योर फिंगर्स, यानी फिंगर्स को स्नैप करना बंद करो। अब यहाँ पर आपको एक स्पेलिंग के बारे में ध्यान रखना है कि जब ये स्नैप होता है ना, तो इसमें सिंगल पी आता है, स्नैप। और जब हमने आईएनजी इसमें ऐड किया तो साथ में पी डबल हो गया, स्नैपिंग। स्टॉप स्नैपिंग, डबल पी आ रहा है। वैसे जब इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी ना, जैसे उसने चुटकी बजाई, शी स्नैप्ड हर फिंगर्स, तो तब स्नैप में फिर से डबल पी आएगा। वैसे स्नैप में सिंगल पी होता है। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। अब एक्चुअली में ये एक कहावत है, मुहावरा है हिंदी में, जिसे इंग्लिश में प्रोवर्ब भी कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिंदी वाले लोग अलग तरीके से समझते हैं और इंग्लिश वाले लोग अलग तरीके से समझते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा तरीका बनाया अपनी बात को कहने के लिए, यानी दूसरी साइड पर जो दूर जो घास होती है ना, जो ग्रास होती है, वो ज़्यादा हरी दिखाई देती है। पास जाते तो पता लगता है अरे वो भी तो इतनी ही हरी है। और हिंदी में हम इसी बात को इस तरह से कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। जब कोई दूर ढोल बजा रहा होता है तो सुहाने लगते हैं, पास जाते तो बस धम धम धम, कोई भी सुर नहीं होता, मज़ा नहीं आता सुनने में। तो हमें ठीक हिंदी का इक्विवेलेंट ढूंढना होता है इंग्लिश में अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए। द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। नाम लिया और शैतान हाजिर, ये भी हम कई बार बोलते हैं। इसे हम कहेंगे, ये भी एक्चुअली में हिंदी का मुहावरा ही मान लीजिए आप। स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हेयर। अब यहाँ पर ना आप स्पीक, टॉक, थिंक, इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। थिंक ऑफ द डेविल, टॉक ऑफ द डेविल, स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, यानी शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊंगा। जैसे कि मैंने किसी को बोला था कि जाओ उसे लेकर आओ, वो उसे लेकर ही नहीं आ पाया, तो मैंने बोला अब मैं खुद जाऊंगा। यानी कि मैं इस बात पर जोर डाल रहा हूं कि मैं स्वयं जाऊंगा और उसे लेकर आऊंगा। आई माई सेल्फ विल गो एंड ब्रिंग हिम हेयर। अब यहाँ पर मैं आपको एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ।
माई सेल्फ एक्चुअली में एक प्रोनाउन है और माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो सकता है और एक एम्फेटिक प्रोनाउन भी हो सकता है। एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है जो बात पर जोर डालने के लिए यूज़ किया जाता है और ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आता है। आई माई सेल्फ विल गो यानी कि मैं खुद ही जाऊँगा। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि मैं खुद जाऊँगा एंड ब्रिंग हिम हेयर और उसे यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन है क्योंकि जोर डालने के लिए इसका यूज हो रहा है। आई माई सेल्फ विल गो एंड ब्रिंग हिम हेयर, मैं स्वयं जाऊंगा और उसे यहाँ पर लेकर आऊंगा। तुमसे मतलब छोटी सी बात है, इसे इंग्लिश में कहेंगे एनी कंसर्न टू यू, यानी कि मैं कुछ अपना काम कर रहा हूँ, उसने बोला ऐसा करो वैसा करो, तुमसे मतलब है कोई। एनी कंसर्न टू यू यानी तुम्हें इससे कोई चिंता की बात है, तुम क्यों चिंता में हो रहे हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। एनी कंसर्न टू यू। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने आपको ये भी पहले बताया हुआ है, इससे तुम्हें क्या मतलब है या तुम्हें इससे क्या लेना देना है। उसे हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज इट टू यू या फिर व्हाट हैज इट गॉट टू डू विथ यू। तो ये भी उसी से मिलता जुलता है लेकिन अलग है। तुमसे मतलब छोटा सा ये एनी कंसर्न टू यू, तुमसे कोई मतलब है, और जब हमें कहना हो इससे तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, व्हाट इज इट टू यू या फिर व्हाट हैज इट गॉट टू डू विथ यू, यानी तुमसे क्या लेना देना है इस बात का। आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। याद कीजिए वो टाइम जब आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और नेटवर्क कनेक्शन वीक है, ढंग से आपको आवाज़ नहीं आ रही, जिससे आप बात कर रहे हो उसकी आवाज़ नहीं आ रही, कट कट की आवाज़ आ रही है, तब हमें इस बात को कहना पड़ता है। तो हम क्या बोलेंगे, योर वॉइस इज़ कटिंग? नहीं, उसके लिए इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब होता है, योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। ब्रेकअप का मतलब शायद आप जानते होंगे, जब किसी रिलेशन का एंड आ जाता है ना तो उसे कहते हैं ब्रेकअप हो गया यार, ब्रेकअप। मैं उम्मीद करता हूं और ये इच्छा भी करता हूं कि आप इन सब चीज़ों से दूर हैं। वैसे ब्रेकअप का यहाँ पर मतलब है आवाज़ का कटना, आवाज़ का साफ ना होना। योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप यानी कि आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, कट रही है आपकी आवाज़। इसका आप यूज़ कर सकते हैं फ़ोन पर बात करते वक्त जब आपके साथ ऐसा नेटवर्क इशू हो। वो तो जोरू का गुलाम है। अभी फिर से ये हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश वालों ने इसके लिए क्या वर्ड बनाया हुआ है, उन्होंने ये बनाया हुआ है ही इज़ अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। किसी को हैंड पैक करने का मतलब होता है उस पर ऑर्डर चलाना, अपनी मनमानी करना। ही इज़ अ हैंड पैक्ड यानी वो हैंड पैक्ड है, यानी उस पर मनमानी की जाती है, ऑर्डर चलाया जाता है। कौन चलाता है ऑर्डर? उसकी वाइफ चलाती है। वो कैसा हस्बैंड है? हैंड पैक्ड हस्बैंड है। और मुझे लगता है, अब क्या बताऊं, ज़्यादातर हस्बैंड्स तो हैंड पैक्ड ही होते हैं। ही इज़ अ हैंड पैक्ड हस्बैंड यानी वो तो जोरू का गुलाम है। अब आप भी जोरू के गुलाम हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। उसके लिए पहले तो ये ज़रूरी है कि आपके पास जोरू भी है कि नहीं है। हो सकता है आप ही जोरू हो और आपने किसी को गुलाम बना रखा हो। अब सिचुएशन तो कोई भी हो सकती है। जो भी है कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताना। आप किसी के गुलाम हैं या आपने किसी को गुलाम बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी, आपके काम की रही होगी, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इसी तरीके से मैं आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करता रहूँगा। डे बाय डे आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहोगे, आप अपने अंदर चेंज और इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो लेसन में आपके लिए फिर से कुछ अमेजिंग और यूज़फुल चीज़ें लेकर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।